नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आज आपको बाजार में पूरा एक्शन कैसा रहा और साथ ही अब कल के लिए क्या रहे आपकी बाजार पर स्ट्रैटेजी और कैसे बनाए शानदार मौके अपने लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं और नंबर हमारा है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और आज के बाजार पर एक नजर जरा डाल लें तो हमने देखा इजराइल हमास युद्ध का नेगेटिव इंपैक्ट आज बाजार पर देखने को मिला। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 65,512 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 141 अंक गिरकर 19,500 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी 474 अंक गिरकर 43,880 के पार बंद हुआ। और आइए अब एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं कि हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन जो बाजार गिरा है उसके क्या मायने समझे आप? हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया बिल्कुल कमजोरी वाला प्रदर्शन और ये कमजोरी के संकेत दुनिया भर से आते दिखे। वैसे अगर आप सोचेंगे कि क्या ग्लोबल मार्केट्स टूट गए, शुक्रवार के सेशन में तो अमेरिकी बाजारों में जमकर तेजी होती दिखी और उसका फ़ायदा मिलने की पूरी उनको जिस तरह से इजराइल पर हमास ने हमला किया और उसके बाद दुनिया भर के बाजारों में जाहिर सी बात है कि दबाव मिलना तय था और वैसा ही हुआ। अभी कच्चा तेल तेजी से उछला, सोने चांदी के दामों में बढ़िया बढ़त देखने को मिली और दुनिया भर के इक्विटी बाजारों पर प्रेशर आना तय था। बिल्कुल वैसा ही हुआ। भारतीय बाजार ज़्यादा कमजोरी के साथ खुले नहीं और इसीलिए जहाँ खुले वहाँ से लगातार फिसलते दिखे और एक बार तो हम 19,500 के कुछ नीचे 19,480 तक भी पहुँचे। वहाँ से एक स्मार्ट रिकवरी लगभग 100-125 पॉइंट की दिखी, लेकिन 19,600 को फिर से पार करने में नाकामयाब रहे और बंद होते होते 19,500 के थोड़ा सा ऊपर दबाव के साथ ही 150 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर हम बंद हुए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है और सेंसेक्स का सवाल है, दोनों ही करीबन 550 अंक कमज़ोर रहे। बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास आने की रिकवर करने की कोशिश दिन में एक बार जरूर करता दिखा, लेकिन दबाव यहाँ ज़्यादा था और फाइनली 44,000 ही नहीं बल्कि 43,900 के नीचे बैंक निफ्टी आज बंद होता दिखा। तो वहाँ पर दबाव ज़्यादा है क्योंकि हाई बीटा स्टॉक्स हैं और जहाँ पर एफआईज की होल्डिंग ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखा। लेकिन आज के सेशन में थोड़ा मजबूती का कारोबार फार्मा शेयरों की तरफ से होता हुआ दिखा, वहाँ हल्की फुल्की खरीदारी थी, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर आज बाकी पूरी तरह से प्रेशर में रहे। प्रेशर वाला मामला आज सबसे ज़्यादा था मिड कैप शेयरों में। मिड कैप इंडेक्स 1.5% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखा। हालांकि स्मॉल कैप शेयरों की हालत उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन हफ्ते के पहले दिन ऐसा लगा भी कि शुक्रवार को भारतीय बाजारों ने जिस तरह से मजबूत क्लोजिंग दी, 19,650 के ऊपर की एक अच्छा सेशन अमेरिका में मिल गया। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर 19,800 के करीब हम पहुँचेंगे भी, फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन उस सारी उम्मीदों पर आज इजराइल और हमास के तनाव ने पानी फेर दिया। अब नीचे की तरफ के लेवल्स है जो आपको आज हफ्ते की शुरुआत में आते हुए दिखे हैं। आइए संस्थागत निवेशकों का आंकड़ा भी समझ लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 997 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,660 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो ये रहे एफआईआई डीआईआई के आंकड़े जो आपके सामने हैं। आइए मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी के पास चलते हैं। सुदीप सर, शायद ये इवेंट तो किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, खुद इजराइल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा हमला हमास की तरफ से उस पर हो जाएगा। बाजार डेफिनेटली डरे हैं इस पूरे इवेंट के बाद, क्योंकि हमने रूस यूक्रेन का युद्ध देखा जो कि काफी लंबा चला है और अब हमास और इजराइल के बीच ये टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। सर, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं बाजार में और अभी करना क्या चाहिए? जी, आपने जैसे जिक्र किया बिल्कुल एक्सपेक्टेड इवेंट था और ये एक्सपेक्टेड इवेंट के चलते ग्लोबल मार्केट्स में आज बहुत नेगेटिव असर देखने को मिला। इंडियन मार्केट में तो हमने देख ही लिया क्या हालत हुआ है और बाकी सारे मार्केट्स में भी इसका नेगेटिव असर आ रहा है। इंडिया के लिए ये खास मायने इसलिए रखता है कि हालांकि इंडिया का जियोपॉलिटिकल जो जियोलॉजिकल पोजीशनिंग है वो बहुत दूर है इस कॉन्फ्लिक्ट से, पर क्योंकि कच्चा तेल हम लोग 80% इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट के मामले में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन के चलते मार्केट में बहुत शंका है
और जैसे ही इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, एक रिस्क ऑफ मूड ग्लोबल निवेशकों के बीच में आ जाता है, और वही देखने को मिला। एफआईआईज ने जम के खरीदारी बिकवाली की, और जो काउंटर्स में उनका पोजीशन लंबा था वहीं पे बिकवाली ज्यादा आते हुए दिखा आज। तो ओवरऑल एक माहौल अनिश्चयता का बना हुआ है, और इस माहौल में थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा वोलेटिलिटी जरूर रहेगा। पर जैसे बाकी सारे एक्सपर्ट्स आपके चैनल पे, बाकी जगह पे भी जो बात कर रहे हैं, मैं भी वो दोहराना चाहूंगा कि हिस्टोरिकली ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका निकल के आता है सामने। तो उस पे फोकस जरूर रखना चाहिए। हाँ, स्थिति अनिश्चित है, स्थिति बहुत ही नाजुक है आज के दिन में, पर ध्यान रहना चाहिए और अच्छे अपॉर्चुनिटीज की तरफ। बिल्कुल। तो बाजार में मौके ढूंढिए, सही जगह पर खरीदारी के मौके तलाशने की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म में ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, पर सतर्क जरूर रहें। आइए अब हमारे दर्शकों से बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर इस वक्त हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से रमन जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम मेरे पास अदानी विलमार का 186 शेयर है 376 के प्राइस में। तो जब से लिए हैं, पिछले मंथ लगभग 2 मंथ हो गया है लिए हुए, तो जब से लिए हैं वो कम ही हो रहा है, तो वही जानना चाह रहे थे कि रमन जी, अदानी विल्मर में आपने आपके ओरिजिनल होराइजन कब तक का है, कब तक रखना चाह रहे हैं स्टॉक ये? 1-2 महीने। ओके, छोटा नजरिया है अदानी विल्मर पर सुदीप सर इनका। आज लगभग हमने 3.5% की गिरावट भी स्टॉक में देखी है। सर, 2-3 महीनों के लिए अदानी विल्मर कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो इन्हें नुकसान है और ऊंचे प्राइस पर इनकी बाइंग है। देखिए, 2 चीज मैं पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप जब भी आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई शेयर खरीदते हैं तो जरूर स्टॉप लॉस लगा के रखिए। इससे आपका पोजीशन प्रोटेक्ट होता है। आपने उस पर ध्यान शायद नहीं दिया होगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये अच्छा कंपनी है। अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो हम तो ये जो गिरावट आया है रिसेंटली, इसका अपॉर्चुनिटी देख के खरीदारी की सलाह देंगे। पर क्योंकि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, आप 1-2 महीना रख सकते हैं, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप मौका देख के यहाँ से एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम होराइजन में बहुत ज्यादा रिकवरी होना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो आप अपॉर्चुनिटी देख के निकलिए, हड़बड़ा के मत निकलिए, क्योंकि जैसे आप सुन रहे हैं बहुत बड़ा हादसा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है। इसके चलते बहुत जबरदस्त मार्केट में गिरावट आई है, इस काउंटर में भी गिरावट आया है। तो थोड़ा रुक के अपॉर्चुनिटी देख के आप एग्जिट कर लीजिए। तो मौका तलाशे और मौका देखते अदानी विल्मर से एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। अगले कॉलर दिल्ली से अखिलेश कुमार है हमारे साथ। अखिलेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ जी मैडम, मेरे पास में 2 स्टॉक हैं। पहला मेरे पास में है बैंक ऑफ इंडिया 1000 शेयर और 109 रुपए पे, और सेकंड इज द साउथ इंडियन बैंक 3000 शेयर ऑन 26,150 पे। क्या मुझे अभी रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर निकलना चाहिए? कब तक का आपका ओरिजिनल व्यू है दोनों स्टॉक्स पे, कब तक रखने का? मैडम 2 वीक्स, मैक्सिमम 3 वीक्स। इतना छोटा नजरिया अब दोनों बैंकिंग स्टॉक पर। अभी सुदीप जी स्टॉप लॉस लगाने की बात कर रहे थे बहुत छोटे नजरिए के लिए। सुदीप सर, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, दोनों बैंकिंग स्टॉक्स है इनके पास, और जानना चाह रहे हैं कि इतनी छोटी अवधि के नजरिए के लिए इन्हें क्या करना है, क्या सलाह देंगे सर आप? देखिए, स्टॉप लॉस का जिक्र तो मैं कर ही चुका हूं, शायद आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा मेरा व्यू। शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी कोई शेयर लेंगे तो जरूर स्टॉप लॉस लगाइएगा। दूसरी बात है बैंकिंग स्टॉक्स का, आपने अच्छे काउंटर्स में पोजीशन लिए हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अनफोर्सीन एक ब्लैक स्वान जैसा एक जियोपॉलिटिकल इवेंट दुर्भाग्यजनक है पर हो गया है, जिसके चलते जबरदस्त गिरावट देखने को मिला है आज। इसी के कारण शायद आपके पोजीशन भी नेगेटिव में चले गए। पर हमारी सलाह तो यही होगी कि आप हड़बड़ा के एग्जिट मत लीजिए। आपका नजरिया बहुत ही छोटा है, पर आप अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी आप एक अच्छा खासा स्टडी करके थोड़ा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दोनों काउंटर्स में स्टॉप लॉस लगाइए
और आप इंतजार करिए, शायद जियोपॉलिटिकल इशू थोड़ा सुधरे और आपका रिकवरी शायद आ जाएगा दोनों काउंटर्स में, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन दोनों बैंक कर रहा है और आने वाले दिनों में भी ओवरऑल बीएफएसआई में हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है बीएफएसआई पर व्यू सुदीप सर का, और हड़बड़ाहट में नहीं निकलने की और फिलहाल समझदारी से स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आपके दोनों स्टॉक्स में सुदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर यूपी से रवि जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम मेरे पास एचबीएल पावर का है, 50 शेयर है, 194 पे खरीदा। एचबीएल पावर 194 की खरीद बताई आपने? यस मैम। ओके, और कब तक रखेंगे स्टॉक को? लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया एचबीएल पावर पर एज यूजुअल हमने इस काउंटर में भी आज गिरावट ही देखी है सुदीप सर, लेकिन एंट्रीन के अच्छे लेवल्स पर है और लॉन्ग टर्म का नजरिया भी एचबी पावर सर, कैसा लगता है आपको स्टॉक? देखिए, ओवरऑल पावर सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव है, पर हमारी सलाह तो इनके लिए यही होगी कि अच्छा खासा मुनाफे में है, हड़बड़ा के नहीं, पर जैसे ही थोड़ा मार्केट रिकवर करेगा, ये जियोपॉलिटिकल स्थिति थोड़ा कंट्रोल में आएगा, आप एचबीएल पावर में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर आपको पावर सेक्टर में ही निवेशित रहना है तो कुछ स्टेडी स्टेबल कैश फ्लो वाला कंपनी जैसे कि एनटीपीसी का मैं जिक्र करूंगा, एनएचपीसी का मैं जिक्र करूंगा, अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी है, वहां पे आप हिस्सेदारी बना सकते हैं। हमारे लिए हमारा मानना यह है कि ये थोड़ा आपके लिए सेफ स्ट्रेटजी होगा। अच्छा प्रॉफिट आप बना रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट कर लीजिए और कोई सेफ काउंटर्स में पावर सेक्टर में ही निवेश कीजिए। तो पावर सेक्टर में एनटीपीसी एक ऐसा शेयर है जो सुदीप जी को पसंद है, इसलिए आप यहां पर खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। नागपुर से दीपक जी हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास मैडम आरती इंडस्ट्रीज और सारेगामा है। ओके, दोनों के खरीद भाव बताएंगे और कितने स्टॉक्स हैं? हाँ, आरती इंडस्ट्रीज का मेरे पास 1250 शेयर है 520 रुपए पे, और सारेगामा 150 शेयर है 450 पे। ओके, 520 आरती इंडस्ट्रीज की खरीद है आपकी? जी मैडम। ओके, और कब तक का नजरिया दोनों स्टॉक्स पर कब तक रखेंगे? सारेगामा तो मेरे को लॉन्ग टर्म रखना है, आरती इंडस्ट्रीज 6 महीने के लिए सोच रहा था। ओके, 6 महीने ये आरती इंडस्ट्रीज के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सारेगामा। सर दोनों इनके बाइंग प्राइस तो ऊपर है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म के स्टॉक, आरती इंडस्ट्रीज से शुरुआत करें जिसमें 6 महीने का नजरिया है सर। केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र में जो नतीजे आ रहे हैं कंपनीज के पिछले 2 क्वार्टर से, और इस क्वार्टर में भी शायद नतीजे ठीक नहीं रहेंगे, दबाव है कंपनीज पे क्योंकि बिजनेस फंडामेंटल्स पे प्रेशर आ रहा है, इसीलिए रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं और इसीलिए दबाव में है शेयर प्राइस। आज का जो हादसा है उसको तो अलग ही रखिए क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल इवेंट है, पर आपके लिए सलाह यही होगी कि आरती में 6 महीना क्योंकि आपका टाइम होराइजन है, आप निवेशित रहिए। आपको, मुझे तो लगता है कि आपको अच्छा लेवल मिलेगा, कंपनी अच्छा है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, परफॉर्मेंस अदरवाइज ठीक ठाक रहा है, जो इंडस्ट्री रिलेटेड प्रेशर है उसके कारण शेयर दबाव में है। दूसरा सारेगामा, क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो ये जो प्राइस गिरावट आया है पिछले दिनों में जिसके चलते आप लॉस में है, इसको मैं तो यही कहूंगा कि आप नजरअंदाज करिए और आप निवेशित रहिए, अपना नजरिया 1 साल प्लस का रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके दोनों स्टॉक्स पर सुदीप जी की राय रही। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ हरियाणा से वीएन शर्मा जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? ओके, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे इन कॉलर से। इस बीच एक सवाल हमारे पास आ रहा है सोशल मीडिया पर। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से अमरदीप तोमर जी का सवाल हमारे पास है। इनका स्टॉक है BHEL भेल, 128 की खरीद है इनके 165 शेयरों पर।
सर BHEL पर ये नजरिया रखना चाहते हैं, इन्होंने व्यू पॉइंट अपना लिखा नहीं एक्चुअली कि कब तक ये रखना चाहते हैं स्टॉक को, पर समझना चाहेंगे सर ये स्टॉक पर अभी आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देंगे? जी, हमारी सलाह होगी ये अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट कर ले। बहुत ही ऊपर प्राइस लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। BHEL में देखिए खास बात, इस कंपनी ने परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं था पहले, और इनका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा नहीं था। बॉयलर इंडस्ट्री के दिग्गज प्लेयर हैं और ये बॉयलर पावर सेक्टर को सप्लाई करते हैं। पिछले दिनों में बहुत अच्छा बॉयलर्स के ऑर्डर्स मिला है, क्योंकि हम जैसे जानते हैं पावर डिमांड बढ़ा है और साथ साथ थर्मल पावर का डिमांड बढ़ा है। इसके चलते बहुत सारे बॉयलर्स के ऑर्डर मिले हैं, इसीलिए मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था, जिसके चलते शेयर प्राइस ऊपर बढ़ गया है। आपने ऊपर भाव में शेयर लिया हुआ है ऑलरेडी, और क्योंकि जो माहौल जो बन रहा है, हम लोगों को लगता है कि एग्जीक्यूशन में इतना जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एग्जीक्यूशन शायद ना भी हो पाए, तो इसलिए आपके लिए बहुत रिस्क हो जाएगा इस काउंटर में ज्यादा देर इंतजार करना। हमारी सलाह तो यही होगी कि अपॉर्चुनिटी देख के आप एग्जिट कर लें। तो मौका देखिए, और BHEL से निकलने की सलाह आपके लिए सुदीप जी दे रहे हैं। अगले कॉलर हरियाणा से हेमंत जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, मेरे पास 3 शेयर हैं। पहला है मजगांव डॉक। मेरी जो बाय प्राइस है वो 1248 रुपीज है। 85 शेयर है मेरे पास। सेकंड मेरे टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए और स्टॉक बताइए अगला। सेकंड है मैम टक्स मैको रेल। 88 रुपीज की खरीद है मैम, और 1550 शेयर हैं। और तीसरा है जनता टेक्नोलॉजी। हाँ मैम थर्ड स्टॉक है जनता जनता टेक्नोलॉजी। मेरे पास 400 शेयर हैं जनता टेक्नोलॉजी के। 400 रुपीज की मेरी बाय प्राइस है। ठीक है, और तीनों ही स्टॉक्स में कब तक का नजरिया आप रख रहे हैं, कब तक रखेंगे? मेरा है मैम अप्रोक्सीमेट 1 साल का। साल भर का नजरिया मजगांव डॉक, टेक्स मैको रेल और जेंसा टेक में रख रहे हैं। सर बाइंग प्राइस तो उनकी अच्छी है स्टॉक्स में। साल भर के नजरिए के लिए कैसे लग रहे हैं आपको स्टॉक सर, ये तीनों मजगांव डॉक, टेक्स मैको रेल, जेंसा टेक? एक करके बताऊंगा। पहली बात तो है मजगांव डॉक बहुत ही पसंदीदा शेयर हमारा रहा था हमेशा से। बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, ऑर्डर बुक तगड़ा है, अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। पर एक लेवल तक जो पहुंच गया है प्राइस, आज का डिक्लाइन, आज का जो प्राइस गिरा है उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक्सेप्शनल इवेंट है। इसको अगर 1 मिनट के लिए आप छोड़ दे तो जिस लेवल पे शेयर कामकाज कर रहा है वहां पे मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन देखिए, ये जो जहाज या जो सबमरीन बनाने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये बहुत एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होता है और बहुत सारे इश्यूज उसमें आते हैं। तो ऑर्डर मिलना और नतीजा दिखना, इसमें बहुत गैप होता है। तो शेयर प्राइस जैसे भाग गया है इसमें, करीबन, मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं होगा, पर करीबन 5-6 गुना प्राइस हो गया है। 200-250 रुपया शेयर प्राइस हुआ करता था, वहां से 2000 रुपया प्राइस आ गया है पिछले 2 साल में। तो ये एक ऐसा रनअप हो गया है कि यहाँ पे जस्टिफाई करना, यहाँ से अपसाइड बहुत बड़ा आना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आप अपॉर्चुनिटी देख के मजगांव डॉक से एग्जिट ले लीजिए। टेक्स मैको रेल के बारे में भी मैं कुछ ऐसा ही आपको व्यू देने वाला हूं, क्योंकि देखिए रेलवे स्टॉक्स में, ओवरऑल रेलवे क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन सा आ गया है, और इतना कंसेंट्रेटेड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में कामकाज चल रहा है। सारे रेलवे के साथ जुड़े हुए सारे सेक्टर्स में तगड़ा ऑर्डर बुक बन रहा है और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हो रहा है। पर एक लेवल स्टॉक रन अप करने के बाद, बेस्ड ऑन ऑर्डर, बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन, उसके बाद वहां से ऊपर जाना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि टेक्स मैको रेल और ऐसे बहुत सारे और रेलवे स्टॉक्स हैं जहां पे भी वो लेवल रीच कर गया है कि यहाँ से बहुत बड़ा अपसाइड मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप अपॉर्चुनिटी देख के, आजकल प्राइस थोड़ा सब शेयर में गिरा हुआ है क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल इवेंट है, तो हड़बड़ा के मत एग्जिट लीजिए। पर आने वाले दिनों में जब मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा, आपको एग्जिट का अपॉर्चुनिटी टेक्स मैको रेल
और मझगांव डॉक में ढूंढना चाहिए। अब ज़ेंसार टेक्नोलॉजी में आपने यहाँ पे भी आपने अच्छे प्राइस पे खरीदारी की है, और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में दबाव था और वहां से शायद टेक्नोलॉजी सेक्टर अगला 1-2 क्वार्टर में बाहर आ जाएंगे और परफॉर्मेंस और भी आने वाले दिनों में इंप्रूव होने की संभावना है, तो आप यहाँ पे निवेशित रहिए। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक भारतीय बाजारों का सवाल कल के लिए, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त करीबन 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। हालांकि हल्की रिकवरी 250 पॉइंट की कमजोरी के बाद डाउ फ्यूचर्स में हुई जरूर है, लेकिन अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है कि आज अमेरिकी बाजारों में किस तरह का ट्रेड होगा और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह का एक्शन दिखाएंगे। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि इजराइल और हमास के बीच में किस तरह की खबरें आती दिखी, उन्हीं पर बाजारों पर फोकस रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कल के लिए वो है कच्चे तेल के दाम। अगर कच्चे तेल के दाम थोड़े ठंडे होते दिखें तो ठीक, लेकिन कच्चे तेल के दाम $90 या इसके ऊपर निकले तो तनाव थोड़ा बढ़ेगा भारतीय बाजारों के लिए भी। जो सपोर्ट रेंज है 19,350 19,250 की रेंज है जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 19,600 से 19,675 अब आपके लिए रहेगा परफेक्ट सप्लाई जोन। बैंक निफ्टी के लिए आखिरी उम्मीद 43,600 के आसपास की है, और उसके बाद सीधा लेवल सपोर्ट के तौर पर 43,000 आता है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में भी एक बार 44,100 को पार करना मुश्किल होगा। पार करके टिके तो 44,300 से 44,400 की रेंज ऐसी है जहाँ पर भरपूर सप्लाई है, और वहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन कम करके शॉर्ट भी बनानी चाहिए। तो देखते हैं, ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के दम पर ही हमें ट्रेड करना है। और जाहिर सी बात है, आज जिस तरह का दबाव दिखा एफआईज की तरफ से, बिकवाली के आंकड़े भी दमदार आते हुए दिखेंगे, तो थोड़ा दबाव तो रहेगा, उछाल मिलेगी तो भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। थोड़े से यहाँ से वॉलेटाइल ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम ऊपरी स्तरों पर थोड़ी अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को आप हल्की भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप नीचे खरीदने का मन बनाएं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदें और उछाल में हल्की फुल्की बिकवाली करके हल्के होते रहें। ये स्ट्रेटेजी कल के सेशन में काम कर सकती है। देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से बात करते हैं। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर आपको स्ट्रैटेजी नजर आ रही है सर? देखिए 19,500 की पुट ऑप्शन पे नजर रखनी चाहिए, और ये अगर 60 से 65 की रेंज में मिले तो वहां पे खरीदारी करें। 19,500 की पुट ऑप्शन 60 से 65 के लेवल्स पे खरीदना है, और स्टॉप लॉस बनेगा 40 रुपए का, और टारगेट आपके बनेंगे 100 से 120 तक, यानी 120 तक के टारगेट बन सकते हैं 19,500 की पुट ऑप्शन। जी, धन्यवाद करेंगे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी देने के लिए नितिन जी आपकी। सुदीप सर, आपकी नजर में लॉन्ग टर्म कॉल्स कौन सी आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ, इस माहौल में लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना जरूरी है, और इसमें दिग्गज शेयर ही मैं खरीदने की सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें गलत होने की संभावना नहीं है। HDFC बैंक दिग्गज बैंक है, और ये हादसे से पहले भी अट्रैक्टिव लग रहा था, और अब तो और भी गिरावट आ गया है, क्योंकि इसके चलते बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। एसेट क्वालिटी तो बेहतरीन है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जबरदस्त चल रहा है, और HDFC के साथ मर्जर के रिलेटेड जो प्रेशर CRR और SLR रिलेटेड था, वो भी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के जरिए कुछ हद तक मैनेज हो रहा है, और जो इंक्रीमेंटल CRR RBI ने लगाया था वो भी जा रहा है। तो ये सब मिला के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है यहाँ पे। 1,800 रुपया तक का एक साल के लिए टारगेट रख के खरीदारी की जा सकती है। दूसरा काउंटर जिसका मैं जिक्र करूंगा, ये भी दिग्गज कंपनी है इंडियन कैपिटल मार्केट का, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी बिफोर ये सब होने से पहले भी अट्रैक्टिव था, और प्राइस गिरने के बाद और भी अट्रैक्टिव। ये वैल्यू अनलॉकिंग का जबरदस्त संभावना है अगला 1-2 साल में। रिटेल, ग्रीन एनर्जी और टेलीकॉम, ये सारे वैल्यू अनलॉकिंग पॉसिबिलिटी आने वाले दिनों में है, और जबरदस्त कामकाज चल रहा है सारे सेगमेंट में। यहाँ पे भी 3,000 रुपया का टारगेट एक साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जी, धन्यवाद करेंगे सर आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।